Microscopic form of Ohm's law. In a conductor, having number density n, number density n, and drift velocity of electron Vd, in a conductor having number density n, drift velocity of electron Vd, and cross-sectional area A. The current is given by I is equal to NEA Vd. Current per unit area or current density. Tau is relaxation time. Also, यहाँ तक लिख लिया तो इसके आगे लिखो. This is known as microscopic form of Ohm's law. This is known as microscopic form of Ohm's law. This is known as microscopic form of Ohm's law. And this can be used to mathematically prove that
current flowing through a conductor. This can be used to mathematically prove that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its two ends. Potential difference applied across its two ends. Next is variation of Sir, directly proportional. potential difference applied across its two ends. Next is variation of resistivity with temperature. अब हमने इसको थ्योरेटिकली तो पहले एक बार ही किया था कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें m और e तो कांस्टेंट है. दैट मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर जो है वो बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, नंबर डेंसिटी एंड नंबर डेंसिटी वाज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम एंड टाउ द रिलैक्सेशन टाइम. कंडक्टर के केस में this factor is important, relaxation time, because number density generally does not change with temperature. अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में टाउ का फैक्टर इंपॉर्टेंट है. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेटिस आयन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग मोर विगरसली. लेटिस आयन का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा तो कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड लेटिस आयंस दे विल इंक्रीज. कोलिजन्स बढ़ेंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी या रेजिस्टिविटी बढ़ेगी. हम लेते हैं कि फॉर नॉर्मल टेम्परेचर चेंजेस, इफ टेम्परेचर चेंजेस इज नॉट लार्ज, द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर इज अ लीनियर रिलेशन. लीनियर रिलेशन की अगर हम रो नॉट लेते हैं रेजिस्टिविटी एट सम रेफरेंस टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय So it's a linear relation. Alpha is constant of proportionality called temperature coefficient of resistivity. T minus T naught Celsius या Kelvin किसी में भी ले लो because difference in temperature है तो वो same ही रहना है. अल्फा को अगर मैं यहां से लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? अल्फा कैन बी रिटन एज ऐसा रिलेशन कोई +1 में भी था. Linear coefficient of expansion. Coefficient of thermal expansion. हमने लिखा था change in length per unit original length per degree rise in temperature. So this will be change in resistivity per unit original resistivity per degree rise in temperature. So ये वेरिएशन होती है कि अब मेटल्स होंगे तो मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव? पॉजिटिव. सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की अगर बात करें, दे डोंट फॉलो दिस रिलेशन. ये कंडक्टर्स के लिए रिलेशन है. सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में होता है कि at low temperature the number density is negligibly small. If the number density is negligibly small, the resistance will be, because current flow is because of number density only. हमारे पास ये रिलेशन है I is equals to NEAVD. अगर नंबर डेंसिटी नेग्लिजिबली स्मॉल होगी मतलब करंट विल आल्सो बी वेरी स्मॉल, और अगर स्मॉल करंट फ्लो करेगी दैट सिग्निफाइज लार्ज रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस. तो नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में होता है कि नंबर डेंसिटी जो है वो स्मॉल होती है एट लो टेम्परेचर्स, पर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर डेंसिटी बढ़ती है. अब कितनी बढ़ेगी किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए? फॉरबिडन गैप पे. फॉरबिडन गैप इज Energy gap between valence band and conduction band. बैलेंस बैंड क्या होता है? Band formed by valence shell of atoms. अच्छा, अगर मैं बोलूं डिफाइन वैलेंस बैंड तो ये बोलोगे? डिफाइन कंडक्शन बैंड एंड डिफाइन वैलेंस बैंड. और हम इसको क्यों पढ़ते हैं? Valence band is the highest energy level occupied by electrons and वैलेंस बैंड इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल. valence shell होता है. Valence band ही नहीं पता. बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं?
केमिस्ट्री में जब आपको ये थ्योरी पढ़ाई तो कुछ रीजन भी बताया होगा ना, ये हमने पढ़नी क्यों है, फायदा क्या है इसका, क्या पता चलेगा इससे? सबने पढ़ लिया ये कि अभी रहता है कईयों का वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का कंसेप्ट? पढ़ लिया या रहता है अभी पढ़ने वाला रहता है केमिस्ट्री में? ये तो बता दो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है। पढ़ा, कुछ ने पढ़ा कुछ ने नहीं पढ़ा। एनीवेज, हम जो बैंड्स बनाते हैं ना, वैलेंस बैंड हम कहते हैं ग्रुप ऑफ फील्ड एनर्जी लेवल्स, एंड कंडक्शन बैंड इज ग्रुप ऑफ एम्प्टी एनर्जी लेवल्स। मैं केमिस्ट्री पढ़ाना तो नहीं चाहता वैसे, यहाँ पे मेरे को कोई शौक नहीं है, बट आप में से आधे लोगों ने नहीं पढ़ा तो यू कैन जस्ट सी दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दिस इज एनर्जी लेवल। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं केस लूं से सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होता है, एनर्जी लेवल्स आर वेल डिफाइंड। पर जब हम डिस्टेंस को कम करना शुरू करते हैं तो क्या होता है? जब दो मॉलिक्यूल्स पास आना शुरू होंगे तो क्या होगा? एक का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? Yes. ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है कि नहीं है? 3s2 यहाँ पे भी मैंने डीजेनरेट बनाया कि नहीं बनाया? यार केमिस्ट्री थोड़ी तो पढ़ते हो। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, मैंने एक एनर्जी लेवल में दोनों इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, पर जब आप पास लेके आओगे वी से दैट डीजेनरेसी एंड्स, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, एक की कम हो जाएगी। आपने ये पढ़ा भी था कहीं पे, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। तो जब आप डिस्टेंस को कम करते हो, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स शुरू हो जाता है कि दोनों की एनर्जी अलग अलग हो गई। और डिस्टेंस को अगर हम कम करें तो इस तरह से बैंड बन जाते हैं। नीचे जो लेवल है यहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और वैलेंस और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, दिस इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड होता है कंप्लीटली फिल्ड, और कंडक्शन बैंड होता है एम्प्टी। आपको पढ़ाया केमिस्ट्री में इसलिए है बिकॉज बैंड थ्योरी सेज कि कंडक्शन तभी हो सकती है जब वैलेंस बैंड में वैकेंसीज हो और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हो। मैंने अगर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाया तो दिस एनर्जी गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीचे वाला लेवल फील्ड है, ऊपर वाला खाली है एट लो टेम्परेचर, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इधर कोई वैकेंसी नहीं है। अगर मैं ये एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कंडक्शन शुरू हो जाएगी। अब टेम्परेचर बढ़ाने से कितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला व्हिच इज n is equals to n0 e raised to power minus eg by kt. K is Boltzmann constant, T is temperature. तो ये रिलेशन क्या सिग्निफाई कर रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से n बढ़ रहा है या कम हो रहा है? टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है, पावर बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो। अब आप ऐसे देखो, अगर पावर कम हो रही है तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। डिनोमिनेटर कम हो रहा है, मतलब नंबर डेंसिटी एक्सपोनेंशियली बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली नंबर डेंसिटी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में बढ़ती है। फर्क सिर्फ इतना है कि सेमीकंडक्टर में जो बैंड जो गैप है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इंसुलेटर में गैप है दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मोर।
इंसुलेटर में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप हो जाता है, सेमीकंडक्टर में 1 है। सो सेमीकंडक्टर्स को ये जो एनर्जी चाहिए वैलेंस से कंडक्शन बैंड में, दिस इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, कि 300 केल्विन पे इतनी एनर्जी हो जाएगी कि ये वैलेंस से जंप करके कंडक्शन में जाने लग जाए। इंसुलेटर्स को इससे अराउंड 6 टाइम्स ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वो ट्रांसफर होता है, बट दोनों केसेस में एनर्जी ट्रांसफर होगी और नंबर डेंसिटी बढ़ेगी। रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन्स बढ़ती हैं, बट कोलिजन्स का इफेक्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं, उसको ओवरशैडो कर लिया नंबर डेंसिटी ने। मतलब नंबर डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है और रिलैक्सेशन टाइम उतना कम नहीं हो रहा, तो ओवरऑल रेजिस्टिविटी कम हो रही है। कम होनी शुरू हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी कम होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा ना, जिसे रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो मैं ऐसे भी रिलेशन लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट Eg by kT। सो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में ये फॉर्मूला यूज होगा, और कंडक्टर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, बट दिस इज फॉर स्मॉल वेरिएशंस, दिस इज नॉट फॉर लार्ज वेरिएशंस। लार्ज वेरिएशंस के लिए रिलेशन जो है इट बिकम्स नॉन लीनियर, तो हमें नॉर्मली स्मॉल वेरिएशंस तक ही देखना होता है। अब दो अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। अगर हम अलॉयज की बात करें, जैसे दो पर्टिकुलर अलॉयज पे आपको क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेन एंड कॉन्स्टेंटिन। मैग्नेन एंड कॉन्स्टेंटिन दो ऐसे अलॉयज हैं जो जनरली स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए यूज होते हैं। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल मतलब जो आपकी लैब में 5 ओम की रेजिस्टेंस है, 10 ओम की रेजिस्टेंस है, तो वो इन दो मटेरियल से बनती है, अलॉयज से। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इनके लिए रो की वैल्यू लार्ज होती है, but alpha is negligibly small. If alpha is negligibly small means वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा, रेजिस्टिविटी कम बढ़ेगी। resistivity almost remains constant. तो आप उनकी 5 ओम की रेजिस्टेंस को 5 ओम मान सकते हो, बिकॉज अगर मैं किसी ऐसे मटेरियल की बनाता जिसके लिए अल्फा लार्ज है, तो जब करंट फ्लो करती, टेम्परेचर बढ़ता तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती। But standard resistance coil are made of constant and manganese because its alpha is small and rho is large. बिकॉज हमने मटेरियल सेलेक्ट हमेशा इसी हिसाब से करना होता है कि कौन सा मटेरियल, जैसे कनेक्टिंग वायर कॉपर की बनती है बिकॉज कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी। अगर थिक कॉपर वायर लेते हो तो आप उसकी रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर सकते थे, कि अगर आपने थिक कॉपर वायर ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, रो पहले से ही कम है, तो रो अपॉन ए बिकम स्मॉल, तो कॉपर वायर्स आर यूज्ड। ये समझ में आया इतना कंसेप्ट? Conductors के लिए there is linear variation. Linear variation for small changes is temperature around reference temperature. ये जो रो नॉट है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज 0 डिग्री, ये जनरली जो होता है रो नॉट इज 20 डिग्री। तो ऐसे कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि 20 ही लेना है। रो नॉट हम ले लेते हैं, रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट अ रेफरेंस टेम्परेचर ऑफ टी नॉट। जनरली टी नॉट जो है वो 20 से 30 के बीच में कुछ लिया होता है, डिपेंडिंग कौन सी बुक है, कौन सा मतलब लैब एक्सपेरिमेंट करिए, तो उन्होंने उस हिसाब से लिया होता है। And rho t is at some other temperature. T minus T naught, इसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, बट इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कि टेम्परेचर बढ़ेगा रेफरेंस टेम्परेचर से तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, रेफरेंस टेम्परेचर से कम करोगे तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। सो यू कैन राइट दिस वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। समझ में आया? ये सब नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, मेरा काम नहीं है केमिस्ट्री। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा था कि वैलेंस कंडक्शन बैंड क्या होते हैं और हमें क्यों आना चाहिए इसके बारे में। अदरवाइज दिस इज नॉट फिजिक्स। सॉलिड्स के चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, या मेरे को पता नहीं सॉलिड्स में पढ़ा, किस में पढ़ा? केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है जिसमें ये पढ़ा? आपने ये भी पढ़ा कि दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप पी टाइप। यस, Yes, sir. एन टाइप क्या होते हैं? जो लोअर ग्रुप का एलिमेंट हायर ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्ट करता है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला ऐड करें तो क्या 3 वाला ऐड करें? टेट्रावैलेंट सॉरी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालें या पेंटावैलेंट डालें? टेट्रावैलेंट पेंटावेलेंट। And पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालें तो एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप।
और पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालोगे तो पी टाइप बनेगा, मतलब होल्स मेजॉरिटी में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिनॉरिटी में होंगे। पेंटावेलेंट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे, होल्स मिनॉरिटी में होंगे, बट ओवरऑल न्यूट्रल ही रहते हैं। पी टाइप है या एन टाइप है, नेट चार्ज दोनों पे जीरो होता है। नेट चार्ज जीरो होता है बिकॉज एक एटम में दूसरे एटम्स डालने हैं। सिलिकॉन में फास्फोरस के एटम डालने हैं, तो बिकॉज सिलिकॉन भी न्यूट्रल है, फास्फोरस भी न्यूट्रल है, नेट चार्ज हमेशा जीरो ही रहता है। एन टाइप प्रेफर्ड होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मास रिलेटिवली कम होता है इफेक्टिव मास होल से। तो एन टाइप कंडक्टर सेमीकंडक्टर को हम प्रेफर करते हैं। सेमीकंडक्टर्स का यूज क्या होता है, कहाँ यूज करते हो दिन में, ट्रांजिस्टर्स, कहाँ पे? ट्रांजिस्टर्स, डायोड। ट्रांजिस्टर डायोड नहीं यूज प्रैक्टिकली। ट्रांजिस्टर और डायोड कहाँ लगे हैं आपके घर में, कौन से डिवाइस में? कंप्यूटर्स, सब जगह ही आज सब प्रोसेसर्स। सारी जगह ही लगे हैं एक्सेप्ट मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस छोड़ दो आप। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस छोड़ दो मतलब पंखा छोड़ दो, ट्यूबलाइट छोड़ दो, एलईडी बल्ब छोड़ दो। एलईडी बल्ब तो नहीं छोड़ सकते, वो तो है ही लाइट एमिटिंग डायोड। टंगस्टन बल्ब छोड़ दो। बाकी सारी जगह जहां पे भी किसी तरह की कोई आर्टिफिशियल मेमोरी है, कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है डिवाइस जिससे लगे कि उसके पास दिमाग है, तो ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय सेमीकंडक्टर। जैसे कैलकुलेटर है, तो आप कोई भी दो नंबर देते हो वो मल्टीप्लाई कर देता है, तो दैट मीन्स सेमीकंडक्टर के साथ उसके अंदर एक मल्टीप्लायर सर्किट बनाया गया है जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। एडर सर्किट बनाया, सब्ट्रैक्टर बनाया, से बोर्ड पे जो लिखा है इसकी पीडीएफ फाइल बन रही है, तो दैट इज डन बाय सेमीकंडक्टर। तो वो सारे सेमीकंडक्टर ने ही फंक्शन परफॉर्म करने हैं, जितने भी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले काम है, बिकॉज होल दिस इज डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका जितना नेटवर्क सिस्टम है, इंटरनेट है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ऑल दिस इज बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स। मतलब बहुत लार्ज स्केल पे डाटा जब एनालाइज करना होता है तो सेमीकंडक्टर हेल्प आते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं से वैक्सीनेशन की, आजकल वैक्सीनेशन हो रही है। अब हम साइंटिस्ट मतलब लेटेस्ट इसमें किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह की वैक्सीन होनी चाहिए जिससे वो आसान हो जाए, मतलब वैक्सीनेट करना लोगों को? साइड इफेक्ट्स ही होने चाहिए। मतलब इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मतलब इंडिया में आप देख रहे हो या बाकी बहुत सारी, हम यूएस यूरोप को छोड़ दें, बड़ी कंट्रीज हैं, पैसे भी ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, वो वैक्सीनेट कर लेते हैं। और बिकॉज साइंटिस्ट व्हाट दे आर सेइंग इज कि ये कोविड इज नॉट द लास्ट वायरस विच इज अफेक्टेड। पीछे अगर आप 20 साल की हिस्ट्री देखो तो एवरी 7 और 8 ईयर एक नया वायरस आता है, बीट सार्स, ये कोविड-2 कह दिया उन्होंने, सार्स कोविड-2, पहले सार्स आया था, इबोला वायरस आया था। वायरस आते रहेंगे हर 5-10 साल के बाद, एंड हो सकता है इससे ज्यादा डेंजरस वाले भी आए। वैक्सीन भी बनेगी, पर वैक्सीन को जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है, जिस रेट पे इंडिया वैक्सीनेट कर रहा है आजकल दे आर डूइंग 10 लाख पर डे। 40 लाख तक गए थे, मतलब 10 लाख लोगों की डोज करते हैं, मतलब महीने में 3 करोड़ लोग। तो इंडिया की तो पॉपुलेशन जब तक कवर होनी है, दूसरा वायरस आ जाना है या इसी ने म्यूटेट कर जाना है। तो आप एज अ साइंस स्टूडेंट क्या सोच सकते हो, किस तरह की वैक्सीन हो कि वैक्सीनेशन का काम आसान हो जाए? मास प्रोडक्शन and mass production or cost effective. नहीं जी, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दीज डेज ऑन अ ट्रांसमिसेबल वैक्सीन। जैसे वायरस ट्रांसमिट होता है वैसे वैक्सीन ट्रांसमिट हो, सबको लगाने की जरूरत ना पड़े, घर में एक को लगे बाकी सबको ट्रांसमिट हो रही है मोहल्ले पूरे में, जैसे वायरस ट्रांसफर होता है। दैट आर कॉल्ड ट्रांसमिसेबल वैक्सीन्स। कि आपको एक एक को पकड़ के नहीं लगानी, आपने कुछ को लगा दी सिटी में, वो इतनी ट्रांसमिसेबल बनाएंगे कि वो बाकी शायद अपने आप ही वायरस जा रहा है उनके अंदर, मतलब बेसिकली डेड वायरस ही डालना है ना। तो ट्रांसमिसेबल वैक्सीन पे काम हो रहा है, बिकॉज साइंटिस्ट है कि दिस विल बी द ओनली सोल्यूशन कि ट्रांसमिसेबल वैक्सीन बने। एनिमल्स पे ट्राई करेंगे, बिकॉज नॉर्मली ये जो एनिमल्स में ट्राई करने का बेनिफिट ये होता है कि जितने ये लेटेस्ट वायरस आए हैं ये ट्रांसफरेबल है, मतलब ह्यूमन टू, पहले कहते थे जैसे कोविड है ये जानवरों में नहीं जाता। हैदराबाद में दे फाउंड कि 8 लॉयंस जो हैं दे आर अफेक्टेड बाय कोविड, जू बंद करना पड़ा। यूरोप में केसेस आए जहां पे उन्होंने डॉग्स पे टेस्ट किया, तो दे फाउंड दैट जिस घर में कोविड का कोई पेशेंट है 30% ऑफ द पेट्स आर अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस।
डॉग्स की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको कोविड से मरते नहीं वो, मतलब कैट्स पे ज्यादा इफेक्ट होता है, उनके लंग्स डैमेज होते हैं कैट्स के, तो उनके इश्यूज हैं। पर नॉर्मली वो कहते हैं कि बिकॉज ये वायरस आते रहेंगे तो हमें एनिमल्स को भी वैक्सीनेट करना पड़ेगा। अब एनिमल्स वाइल्ड में इतने हैं कि उनको वैक्सीनेट करना ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो ट्रांसमिसेबल वैक्सीन विल बी द सॉल्यूशन। तो आप में से भी हो सकता है कोई साइंटिस्ट बने, तो कभी कभार ऐसी मैगजीन्स भी पढ़ लिया करो जिसपे लेटेस्ट रिसर्च के बारे में लिखा होता है। बहुत सारी आती हैं, साइंस इलस्ट्रेटेड आती है, देन यू हैव न्यू साइंटिस्ट मैगजीन। तो इस तरह की मैगजीन्स में दे टॉक अबाउट द लेटेस्ट रिसर्च व्हिच इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट इज इसको लिखो, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। Variation of resistivity with temperature. So you can write that. Resistivity. Resistivity of a conductor. Resistivity of a conductor depends on. Resistivity of a conductor depends on A part, number density of charge carriers in the conductor, number density of charge carriers in the conductor, and B part is the relaxation time, number density of charge carriers in the conductor, and B part is relaxation time. The second factor is sensitive to. The second factor is sensitive to changes in temperature. At higher temperature, internal energy is greater. At higher temperature, internal energy is greater. The ions vibrate with. The ions vibrate with larger amplitude. And as a result, electron collide more rapidly. And as a result, electron collides more rapidly with the ions. Electron collide more rapidly with the ions. Thus relaxation time decreases. Thus relaxation time decreases. With less time, thus relaxation time decreases. With less time to accelerate between collisions, with less time to accelerate between collisions, they will have smaller drift speed. Thus current is smaller. Thus current is smaller. For given electric field. Thus current is smaller for a given electric field. This implies that. This implies that current is smaller for a given electric field. This implies that as temperature of metal is increased, its resistivity increases. Relation between resistivity and temperature. Relation between resistivity and temperature for small changes in temperature. For small changes in temperature,
is given by a linear relation rho t is equals to हेडर क्या था इसका? क्या चीज, क्या पूछा हेडर क्या था सर? मेरे को आपका सर क्वेश्चन? हेडर मतलब Variation of resistivity with temperature. The rho T is resistivity at temperature T. Alpha is called temperature coefficient of resistivity. Alpha is called temperature coefficient of resistivity. इस पर बेस्ड डिवाइस भी बनती है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर. By measuring the change in resistance of a platinum resistance thermometer, we can find the temperature. कि रेजिस्टेंस की वेरिएशन से टेम्परेचर निकालना. नॉर्मली हम किसकी वेरिएशन से निकालते हैं मर्करी थर्मामीटर में? वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर. कि मर्करी राइज करता है तो कितना राइज किया उससे हम टेम्परेचर निकालते हैं. These kinds of thermometer which are based on this concept, they are called resistance thermometers. Alpha is called temperature coefficient of resistivity and is defined as, इसके आगे लिखो, and is defined as change in resistivity, and is defined as change in resistivity per unit original resistivity, change in resistivity per unit original resistivity per degree rise in temperature, per degree rise in temperature. इसके नीचे नोट में लिख लो एक पॉइंट, 2 पॉइंट लिख लो. फर्स्ट यू राइट variation of resistivity or resistance with temperature. Variation of resistivity or resistance with temperature is used in devices like platinum resistance thermometers, is used in devices like platinum resistance thermometers. Second point you can write. There are certain substances. Second point. There are certain substances called superconductors. There are certain substances called superconductors whose resistivity suddenly drops to zero. Whose resistivity suddenly drops to zero at a certain temperature Tc called critical temperature. At a certain temperature Tc called critical temperature. So repeat करना. There is an important class of materials called superconductors whose resistivity suddenly drops to zero
at a certain temperature Tc called critical temperature. Below this temperature, if the current is established, the current continues to Sir, flow. below this temperature. If the current is established, the current continues to flow without any need of EMF. Without any need of EMF. Superconductors are used in magnetic resonance imaging, or ring magnets to generate strong magnetic fields. पहला एग्जांपल क्या था? Magnetic resonance imaging, ring magnets to generate strong magnetic fields, faster computer chips, etc. Faster computer chips, etc. Magnetic levitation of trains जैसे वो भी यही principle use करते हैं, because strong magnetic field is required if you want to use the concept of magnetic levitation of trains. Magnetic levitation of trains क्या होती हैं? सर मैग्नेट की सर मैग्नेट फील्ड में सर उसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन पहले कभी सुनी है कि मतलब सबसे पहले किसके पास कहीं पढ़ा हो कि किसी के पास मैग्नेटिक लेविटेटिंग व्हीकल था इंडियन हिस्ट्री में? मतलब वो आधी चीजें लॉजिकल हैं, आधी चीजें इलॉजिकल हैं। अगर आप महाभारत पढ़ोगे ना तो उसमें मैग्नेटिक लेविटेशन का कंसेप्ट पहली बारी संस्कृत में एक्सप्लेन था। युधिष्ठिर का रथ कभी जमीन को टच नहीं करता था, इट मूव्स इन द एयर विदाउट फ्रिक्शन, सो दैट इज लेविटेशन रथ। तो उसके बाद में जो उन्होंने किया वो सारा खराब कर दिया कि उसने झूठ बोला तो वो नीचे जमीन को टच करने लग गया। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो झूठ या सच पे डिपेंड नहीं करता। सो बट मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, फिर सिमिलरली उसमें अगर आप और डिटेल में जाते हो तो उसमें एक टर्म यूज करते थे, दे यूज्ड टू से कि अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था और ब्रह्मास्त्र से जो डिस्ट्रक्शन लिखी थी उन्होंने, किस तरह की डिस्ट्रक्शन होगी, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट न्यूक्लियर वेपन्स डू। तो मे बी शायद उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स उस टाइम पे थे या मतलब किसी की इमेजिनेशन थी, दैट इज स्टिल डिबेटेबल, बट उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वैसे ही है। तो इस तरह की चीजें मतलब हिस्ट्री में आपको मिलेंगी। जैसे चलो एक और जीके का क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे से कल किसी ने पूछा था तो लेट्स सी आपको पता है या नहीं। आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे 75% लिविंग स्पीशीज मर गए थे, ऐसा क्या हुआ था? सम मीटियोराइट मीटरराइट गिरा था। एस्टेरॉइड गिरा था, एस्टेरॉइड गिरा था। एंड जो हमें अब नॉलेज है फॉसिल स्टडीज से या बाकी चीजों से, डायनासोर की जब एक्सटिंक्शन की बात करते हैं कि वो कैसे खत्म हुए, तो 66 मिलियन ईयर्स बैक एन एस्टेरॉइड हिट, और जो उसकी पावर थी या फोर्स की बात करें, दैट इज सम यू कैन से जो हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा था उससे अराउंड 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा जब एस्टेरॉइड ने हिट किया। इट वाज अ स्मॉल एस्टेरॉइड, बहुत बड़ा नहीं था, आई थिंक 10 to 12 किलोमीटर्स इन रेडियस। अर्थ के साइज के हिसाब से तो बहुत छोटा था, बट इस वेलोसिटी से आगे हिट किया था कि इट रिजल्टेड इन लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। और जो सुनामी उस टाइम पे आई थी, जो हाइट ऑफ वेव्स थी, दैट द वाटर वेव्स रोज टू हाइट ऑफ रफली 1.5 किलोमीटर्स। अभी जो लास्ट सुनामी हमने इंडिया की बात करें जो आई थी,
उसमें वाटर वेव्स रोज टू हाइट ऑफ अराउंड 15 मीटर, तो तब 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर हाई वेव्स पहुंच गई थी। तो दैट वाज द रिजल्ट कि एस्ट्रॉइड के हिट करने से, बिकॉज इस सब की बात हो रही है बिकॉज दे आर सेइंग अनदर एस्ट्रॉइड मे हिट अर्थ इन 2053। सो दैट्स प्रेडिक्शन कि शायद हिट करेगा 2053 तब में। तक तो तोड़ ही देंगे सर किसी तरह। तोड़ते नहीं है, डेविएट करते हैं। एस्ट्रॉइड को मिसाइल से यार अगर फेंक दी तोड़ना पॉसिबल नहीं होता। रशिया के पास सिर्फ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो एस्ट्रॉइड्स को डेविएट करता है। तो अभी भी रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तब तक कोई और कंट्री अगर वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करती डेविएट करने की, तो डेविएट कर देंगे तो ऑब्वियसली निकल जाएगा साइड से अर्थ के। सुनी तो मिसाइल से ब्लास्ट कर दें। मिसाइल से ब्लास्ट नहीं करना होता है, एस्ट्रॉइड को मिसाइल कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और बहुत हाई स्पीड पे आता है। तो फ्रेगमेंट्स भी कर सकते हैं ना फिर अगर मिसाइल से ब्लास्ट। इसमें सिंपल सा काम करना होता है, उसका हमें पाथ पता है। सोलर सिस्टम से बाहर उसके पाथ में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे हाई एंड, उससे जो एनर्जी जनरेट होगी उससे वो थोड़ा सा डेविएट होगा। तो अगर वो हाफ डिग्री भी डेविएट होता है अपने पाथ से तो वो अर्थ के साइड से निकल जाएगा। तो ये काम हो जाता है आजकल, अनलेस कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड ना आ जाए या कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी आके हिट ना करे। और वैसे भी कर देगी तो कर दे यार, एस्ट्रॉइड जब हिट करेंगे ऐसे कोई बॉडी हिट करेगी 1-1.5 मिनट में हमने मर ही जाना है, तो फिर क्या टेंशन है। और मैं तो शायद तब तक वैसे भी नहीं होगा, अभी बहुत साल पड़े हैं, 33 ईयर्स, तो मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं है इसलिए। सो यू कैन राइट नेक्स्ट। हाँ मैं कह रहा हूँ सर हमें तो है। आपको होनी चाहिए ना, मतलब वैसे तो एक मतलब 2025 में भी आना है तो, पर वो छोटा सा, वो तो कहते हैं उसको डेविएट कर लेंगे। 2025 में आना है तो मतलब आपके लिए तो वो ज्यादा नुकसान है, इतना पढ़ पुढ़ के एडमिशन ली, कॉलेज में सारी पढ़ाई कर ली और उसके बाद फिर कुछ किया नहीं, पढ़ते ही रह गए सारी उम्र, एस्ट्रॉइड ने आके हिट कर दिया। तो एक बार ऐसे पहले 2017 में आना था अप्रैल में, तो बच्चे तब भी यही कहते, कहते अप्रैल में क्यों आना है, यहाँ तो फेब में आ जाए, पेपर नहीं देने पड़ेंगे। वो सितंबर में आना था मेरे पेपरों के टाइम पर ही आना था, कुछ हुआ था। एग्जाम से पहले आए ना, एग्जाम के बाद नहीं आना चाहिए। छुट्टियों में आए तो क्या फायदा। सो यू कैन राइट नेक्स्ट एनीवेज, लिखो इसके आगे। इसी में ही सब हेडिंग डाल लो। फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, for semiconductors and insulators, the resistivity decreases with increase in temperature. Rho is equals to m upon n e square tau. Rho is equals to m upon n e square tau. रेजिस्टिविटी की बात Rho is equals, resistivity decreases with increase in temperature. Rho is equals to m upon n e square tau. Rho is equals to m upon n e square tau. As temperature increases, the number density increases exponentially as. Number density increases exponentially as. टेम्परेचर के बाद रिपीट करना। With increase in rho, पहले लिखा था rho is equals to m upon n e square tau. With increase in temperature, number density increases as n is equals to n naught e raised to power minus Eg by kT, where Eg is called the band gap energy, where Eg is band gap energy, K is Boltzmann constant. K is Boltzmann constant and T is absolute temperature. As rho is inversely proportional to n.
the resistivity of semiconductor decreases exponentially. Resistivity of semiconductor decreases exponentially with increase in temperature. With increase in temperature. इसके नीचे एक नोट लिख लो. For metals, resistivity decreases with increase in temperature non-linearly for large variations. Non-linearly for large variations मतलब अगर metals के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो कुछ इस तरह से बनेगा. रेजिस्टिविटी जो है वो 10⁻⁻8 ओम मीटर में ले दें. सुपर कंडक्टर्स के लिए अगर बनाएंगे तो फिर एकदम से 0 हो जाएगी. This temperature is called critical temperature. Semiconductors के लिए बनाएंगे तो सर सुपरकंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, मतलब कौन से मटेरियल से बनते हैं? मतलब प्योर मेटल्स भी होते हैं जैसे मर्करी एट 4.2 केल्विन, एल्यूमिनियम एट 1.18 केल्विन, टिन एट 3.8 केल्विन. पर आजकल जो सुपरकंडक्टर बनते हैं उनको सेरेमिक सुपरकंडक्टर्स कहते हैं. सेरेमिक सुपरकंडक्टर्स मतलब एक चीज से नहीं बनते. जनरली कॉपर ऑक्साइड तो यूज होता है, बट सेरेमिक सुपरकंडक्टर्स की खास प्रॉपर्टी होती है. वो जनरली इंसुलेटर्स होते हैं पर लो टेम्परेचर पे सुपरकंडक्टर्स बन जाते हैं, तो उनको हम सेरेमिक सुपरकंडक्टर्स कहते हैं. There are these days available at much higher temperature. मतलब ये जैसे मर्करी तो 4.2 केल्विन मतलब -269 डिग्री सेल्सियस. So these days superconductors are available at roughly around 175 Kelvin जो ceramic superconductors हैं. फायदा तब होगा जब रूम टेम्परेचर पे मिलेंगे, बिकॉज अभी तो ये सिर्फ लैब्स में इस तरह की चीजें हो सकती है ना. जैसे सुपर कंप्यूटर बनाए तो उसमें सुपर कंडक्टिंग सिस्टम यूज होते हैं, पर टेम्परेचर बिकॉज इतना लो चाहिए तो वो कहीं नॉर्मल लाइफ में तो यूज हो ही नहीं सकते इतने लो टेम्परेचर पे अगर होंगे. तो फायदा होगा जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे सुपर कंडक्टर्स. तो उस पर रिसर्च चल रही है. दिस इज वन फील्ड जिसपे बहुत लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं टू फाइंड सुपर कंडक्टिंग मटीरियल. बिकॉज सबसे बड़ा फायदा होगा तब जब हम सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स को ट्रांसमिशन में यूज कर देंगे, पावर ट्रांसमिशन में. बिकॉज अभी जो होता है डैम से जब तक सिटी में लाइट पहुंचती है, इलेक्ट्रिसिटी, around 40% wastage is there. The energy which is generated in the dam, 40% is wasted along the way. So if superconducting systems are available, there will be no wastage of energy. तो because heat ही generate नहीं होगी, तो तब इनका actual में फायदा होगा. MRI machines will have a better, stronger magnetic fields. अभी इस region में जो MRI machines available हैं, जहाँ तक मेरे को idea है, PGI के पास शायद सबसे बड़ी मशीन है MRI की, that is a 7 Tesla machine. मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करती है टू फॉर्म द इमेजेस. बट मे बी इफ यू हैव
larger magnetic field which can be generated, then images become more clear. तो applications तो बाद में आएंगी, but अभी तक तो रूम टेम्परेचर पे वो अवेलेबल नहीं है. So you can next write second point लिख लो. There are substances like manganin, MANGNIN, manganin. There are substances like manganin or constantan, 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 which are alloys and have very low value of alpha. Thus, their resistivity and resistance will change negligibly with. Therefore, their resistivity and resistance will change negligibly with change in temperature. Resistivity and resistance will change negligibly with change in temperature. Thus, they are used for making standard resistance coil. Thus, they are used for making standard resistance coil. So, this finishes the theory part. इस यूनिट का करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसके डाउट्स जितने भी पीछे असाइनमेंट हैं 6-7 आपकी, उसके लिए एक डे फिक्स कर दो. मे बी फ्राइडे मॉर्निंग या सैटरडे मॉर्निंग किसी भी दिन मैं क्लास ले लूँगा एडिशनल. मतलब शाम वाली क्लास उस दिन लगेगी, सुबह एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे. जिस दिन आप डाउट्स ले लेना इसके चैप्टर के जितने भी असाइनमेंट्स में डाउट है. जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उसमें अब जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसका सिर्फ एक यूज है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो करेगी. बस मेरे को पीछे का कुछ यूज नहीं करना. कोई रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यूज नहीं करना. मेरे को कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट यूज नहीं करना अभी अगले 2 यूनिट्स में. मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोकस करूंगा. तो अगर आपका पेंडिंग काम है उसको एडिशनल टाइम में करो. मैग्नेटिक को साथ साथ पढ़ना. इसमें फर्स्ट पार्ट जो हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स, उसमें डायरेक्शंस निकालने में प्रॉब्लम रहती है सबको. ऑनलाइन में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसको ध्यान से पढ़ना. और डायरेक्शंस जहाँ ना समझ आ रही हो वहाँ मेरे को रोक के पूछ लेना, बिकॉज वो चैप्टर पूरा डायरेक्शंस पे बेस्ड है. पीछे से कुछ लेना देना नहीं है, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी से. सो टोटली डिफरेंट चैप्टर है. मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका पीछे का काम पेंडिंग है तो एक 1 आवर रखो अपना प्रेजेंट काम करने के लिए, 1 आवर पीछे का बैकलॉग करने के लिए. बट ये ना हो कि बैकलॉग करते इसे छोड़ो, बिकॉज ये टफ चैप्टर गिना जाएगा डायरेक्शंस निकालने को लेके. नॉट मैथमेटिकली टफ, कंसेप्चुअली भी टफ नहीं है, हाँ, बट डायरेक्शंस निकालनी ठीक से आनी चाहिए हर चीज की. तो कल शुरू करेंगे उस पार्ट को. और इसके डाउट्स फ्राइडे या सैटरडे मॉर्निंग किसी एक दिन. आपने लास्ट वर्ड क्या बोला था स्टैंडर्ड रेजिस्टेंट के बाद? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल. सर हाँ जी. एचसी के सारे कर सकते हैं? एचसी के सारे नहीं कर सकते आप. 53 के आगे नहीं करोगे. उसके आगे का जो पार्ट है वो हमने एसी में पढ़ना. आरसी सर्किट के क्वेश्चन है जहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगे होंगे, या वोल्टमीटर टू एमीटर कन्वर्जन्स होंगी कि गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर. वो कोई क्वेश्चन नहीं अभी कर पाओगे, बिकॉज गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन जो है